हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि कोई भी सैटेलाइट या कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में मोशन कैसे करता है और क्यों करता है। वह उस ऑर्बिट को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाता है, और जब सर्कुलर मोशन करता है तो ऐसा क्या होता है कि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। चलिए हम समझते हैं। कंसीडर कर लो जिसमें कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट या प्लैनेट घूम रहा है। वह सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है। उस सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट या प्लैनेट का मास m है। यह सेंटर होगा उसका, और कौन से वेलोसिटी से घूम रहा है? v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा F, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा F, वो क्या होगा स्टूडेंट? mv²/r। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आया, क्यों आया, क्या होता है। चलिए हम आगे समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड या वेलोसिटी यहां पर क्या है? v है। यहां पर वेलोसिटी और स्पीड को सिमिलर लिया जाता है, अदरवाइज वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां पर डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? हमने पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन का मतलब ही होता है ऐसा मोशन जो सरकमफियरेंस पर हो, यानी सरकमफियरेंस पर होगा तो जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? सरकमफियरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। और टाइम क्या होगा? एक राउंड लेने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। यह भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, 2πr/t। चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। अब ये v को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें F इजिकल टू क्या मिल जाएगा? m/r इंटू v स्क्वायर था, तो v स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? 2πr/t का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा। F इजिकल टू m/r, स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। स्टूडेंट एक r से एक r हम कैंसिल कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह इक्वेशन मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। यह हमें एक फाइनल इक्वेशन वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला पुटअप करने के बाद मिला। स्टूडेंट अगर हम इसमें ऊपर नीचे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, r स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, r स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो F इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा? m r³ अपॉन r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर या टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, बात वही है स्टूडेंट। चलिए हम एक इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये था। इक्वेशन नंबर 2, जब हम स्पीड को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर का एक फॉर्मूला याद करते हैं। केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने कहा था कि जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। यही केपलर ने कहा था, होप आपको याद होगा। तो टी स्क्वायर इजिकल टू k इंटू r³। यह प्रोपोर्शनल जब रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है। किसी दिन मैं आपको यह भी बता दूंगा ये कांस्टेंट क्यों आता है। आज थोड़ा समय नहीं है, चैप्टर बड़ा है। तो स्टूडेंट यह क्या आ गया? k। तो टी स्क्वायर अपॉन r³ इजिकल टू किस? इजिकल टू k के होगा। स्टूडेंट इसको उल्टा कर लेते हैं, तो उल्टा करेंगे तो इसके अपॉन कितना है? 1 है। r³ अपॉन टी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन k हो जाएगा। यहां देखिए r³ अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो यहां पर इसके पोजीशन पर हम 1 अपॉन k लिख सकते हैं। तो F इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर
m/r² इंटू 1/k। स्टूडेंट एक बात का और ध्यान रखिए, यहां पर 4 कांस्टेंट है। कोई भी नंबर कांस्टेंट ही कहलाता है क्योंकि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। पाई 3.14 यह भी कांस्टेंट है। m मास ऑफ द प्लैनेट जो है वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि एक बार ले लिए बदलेगा तो है नहीं, और k भी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में 4π² m/k पूरा होल टर्म जो है ये किसके इक्वल है? कांस्टेंट के। और आपको पता होगा, जैसा कि यहां आप देख सकते हो, अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ऐसे मैं कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो यहां प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से आपको समझ में आएगा कि न्यूटन ने क्या कहा था। चलिए स्टूडेंट, हम न्यूटन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि न्यूटन कहते हैं यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब अट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है वो हम जानेंगे आज के लेक्चर में। कोई ऑब्जेक्ट है या प्लैनेट है, मोशन कर रहा है स्टूडेंट, तो ये वेलोसिटी उसकी कैसी होगी? इस तरह टेंजेंट होगी। इस पोजीशन पर कहां होगी? टेंजेंट होगी। इस पोजीशन पर कहां होगी? टेंजेंट होगी। ऐसे हर पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंट होगी। अर्थ अगर यहां पर है, ये सेंटर में सन है, तो ये क्या करेगा? सीधा बाहर भागना चाहेगा, सीधा जाना चाहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी। अब ऐसा कुछ क्या होता है जो क्या करता है? वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए वह यहां जो ऑब्जेक्ट है सेंटर में उसको खींच रहा है। तब जब वो यहां पर खींचेगा इसको, तो वो कौन सा स्ट्रेट पाथ ना लेकर वो कौन सा पाथ लेगा? कर्व पाथ लेगा। जैसे इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आएगा, अट्रैक्शन था, फिर खींच लिया। यानी हर पॉइंट पर हर एक सेकंड, वो ऐसा कोई सेकंड नहीं है जब वो अट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो अट्रैक्शन की वजह से वो कौन सा पाथ गेन करता है? सर्कुलर पाथ गेन करता है। और जब सर्कुलर पाथ गेन करता है तो यह फोर्स कहां पर था? सेंटर की तरफ था। और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हमने सीखा है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन इस इक्वेशन के थ्रू कहना चाह रहे हैं कि यह सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? यहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स है तो न्यूटन का कहना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। अगर हम देखते हैं, न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ मासेस कहा था, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कहा था। तो यहां जो अट्रैक्शन है वही रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो न्यूटन ने यहां प्रूव कर दिया इस इक्वेशन के थ्रू कि हां, केपलर की थियरी को यूज करते हुए उन्होंने कहा कि हां, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में घूमता है, वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। होप आपको इस इक्वेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा कि न्यूटन ने केपलर की थियरी को कैसे यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा है। स्टूडेंट, चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं हम, अर्थ एप्पल को नीचे की तरफ क्यों खींचा, और अर्थ सिर्फ एप्पल को ही खींचा, या मैं इस मार्कर को फेंकता हूं तो मार्कर नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन अर्थ मून को क्यों नहीं खींच लेता है नीचे की तरफ? इन रीजन को आपको समझने के लिए इस वर्ड को आपको अच्छे से समझना होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma।
होप आपको ये वर्ड पता होगा, फादर इज इक्वल टू माँ, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है स्टूडेंट। तो A इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, F बाय M। A और M में क्या रिलेशन है, अगर F को कांस्टेंट कर दूं तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M के। इसको समझने के लिए आपको ये वर्ड ध्यान रखना होगा, यानी अगर M ज्यादा होगा तो A बहुत कम होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत कम होगा, और मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। स्टूडेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं। चलिए अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। यह अर्थ है स्टूडेंट, जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, यहां पर एप्पल है स्टूडेंट। तो यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो क्या एप्पल ने अर्थ को भी अट्रैक्ट किया? हाँ, इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट किया। फोर्स इक्वल है, मैंने फिर से कह दिया आपको, फोर्स इक्वल है। जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगा उतने फोर्स से एप्पल अर्थ को भी अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स कांस्टेंट है। फिर वही बात स्टूडेंट, A इज इक्वल टू F बाय M, F कांस्टेंट है, दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। अब कौन किसकी तरफ आएगा स्टूडेंट, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यह समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है, अर्थ का मास कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, यानी 6 लिखने के बाद 24 टाइम आप ऐसे जीरो लगाते हो तो अर्थ का मास है। एप्पल का मास कितना होगा, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा होगा? हाँ, मैं मानता हूं एप्पल भी अर्थ को खींचा, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वह अट्रैक्शन फील ही नहीं हुआ कि अर्थ को एप्पल ने खींचा, इसलिए एप्पल नीचे गिर जाता है। और इसी फिनोमेनन को हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड खींचता है। स्टूडेंट मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, कि हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। यह अर्थ है, इसके सरफेस पर ये हम हैं, यहां है, यहां है, यहां है। हम क्यों नहीं गिरते हैं? अर्थ के इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम इसके सरफेस पर हैं, अदरवाइज हम कहां चले जाते, स्पेस में चले जाते, यहां यहां यहां। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ के सरफेस पर सरवाइव कर पाते। आप एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना लीस्ट प्रोड्यूस होगा। आपके सिलेबस में कहा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, तो जब हम ऊपर थ्रो करते हैं स्टूडेंट, तो धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, अर्थ कॉन्टिन्यूअसली उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जब यहां से वो स्टार्ट किया था मोशन, तब भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा था, और जब वो वहां जीरो हो गया तब भी अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कॉन्टिन्यूअसली अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर उसके बाद वो अर्थ के टुवर्ड फिर से आना स्टार्ट कर देता है। तो उसी अट्रैक्शन को हम अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम जो हमारे बुक में दिया है स्टूडेंट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास एंड वेट। स्टूडेंट आपने इस पूरे लेक्चर में ऑब्जर्व किया होगा कि मैं जब भी बात कर रहा था तो मास की बात कर रहा था, वेट की नहीं बात कर रहा था। मास होता क्या है, जैसा कि मैं कहूं कि मैं 70 केजी का हूं, तो मैं 70 केजी यानी अपने मास की बात कर रहा हूं। ये जो 70 केजी है, क्योंकि किलोग्राम जो होता है ये मास का यूनिट होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो ये 70 हमारा मास है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी
अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वही उसका मास होता है। आपको पता हर एक ऑब्जेक्ट टाइनी चीजों से बना हुआ है, तो वो टाइनी चीजों की क्वांटिटी कितनी है वही उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। जबकि जो वेट होता है स्टूडेंट, वेट एक फोर्स होता है। वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg से। अर्थ जो फोर्स लगाता है या कोई भी प्लैनेट ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है वह उसका वेट कहलाता है। अर्थ पर जो फोर्स लगता है वो बाय अर्थ लगता है, तो बाय अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहते हैं वेट। स्टूडेंट अगर एक बात मैं आपको कहूं कि अर्थ पे जो वेट होता है वो क्या है, mg है। स्टूडेंट एक लड़की है चमेली, चमेली का जो मास दिया है वो 40 केजी दिया है। चमेली का मास कितना है, 40 केजी। तो चमेली का जो वेट होगा वो अर्थ पर कितना होगा, तो वेट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। मास कितना है उसका 40 और g कितना है, g 9.8 लिया जाता है अर्थ पर, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको 10 लेते हैं। तो g कितना हो गया 400। यह क्या है स्टूडेंट, न्यूटन। यह फोर्स है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चमेली को खींचेगा तो कितना है 400 न्यूटन है। होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा हूं आपको। अगर चमेली मून पर जाती है तो मून पर जो वेट होगा वह 1/6 हो जाता है, किसके, अर्थ के वेट के। ठीक है, वेट ऑफ अर्थ का 1/6 हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है हमारा मून पर वह 1/6 हो जाता है। तो चमेली वहां पर कितनी की हो जाएगी 1/6 इंटू 400। कितना वेट होगा चमेली का वहां पे 66.66 उसका न्यूटन वहां पर वेट होगा। स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल इसको भी हम फार्मूले के थ्रू ही देखेंगे। वैसे 10th ग्रेड में ये बहुत लीस्ट दिया हुआ है, अपनी बहुत कम क्वांटिटी में दिया हुआ है। चलिए हम समझते हैं। G इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, gm/r²। G जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबके लिए सेम होता है। मैंने इसीलिए आपको कहा था इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। जो m है स्टूडेंट इसे हम मास ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये कैपिटल M है। r रेडियस ऑफ द अर्थ है। स्टूडेंट यहां कहीं पर फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं है, यानी जो ग्रेविटी है यानी अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ है वो कहीं पर भी मास पर डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के। यानी अगर किसी बिल्डिंग से मैं एक छोटे से पिन को फेंकूं और एक बड़े से पत्थर को फेंकूं, दोनों साथ में गिरने चाहिए। क्यों साथ में गिरने चाहिए, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी नहीं डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसका मास ज्यादा होता है वो पहले गिरता है और जिसका मास कम होता है वो लेट गिरता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को फेंकते हैं डाउनवर्ड तो क्या होता है, बीच में एयर है, एयर क्या करता है उसको अपोज करता है। तो एयर रेसिस्टेंस, यानी एयर रेसिस्टेंस को एक लैंग्वेज में हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं। तो एयर के फ्रिक्शन के कारण जो इसका मास कम होता है वो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा कम हो जाती है, और जिसका मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है और वो पहले गिर जाता है। अगर हम यही काम ऐसे जगह पर करें जहां पर एयर ना हो, एयर ना हो यानी कहां पर करें, स्पेस में करें, तो दोनों साथ में गिरेंगे। स्टूडेंट उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन को हम न्यूटन के इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u 0 होती है, और a को आपको किससे लिखना है, g से लिखना है स्टूडेंट, और डाउनवर्ड g नेगेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिए थे, v = u + at।
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हर जगह पर आप u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g सब्स्टिट्यूट करना। वैसे जब कोई चीज डाउनवर्ड आता है तो a इज इक्वल टू माइनस जी होता है। तो आपकी बुक में v इज इक्वल टू जी टी लिखा हुआ है, पहले a को g से रिप्लेस कर दिया, इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लिखा हुआ है। तो होप आपको फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।